तो द सुप्रीम एल्केमी मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग ने उस ओल्ड मैन की इंटरनल इंजरी को स्पिरिचुअल रिकवरी पिल से हील कर दिया था, जिसके रिवॉर्ड के तौर पर लियाना ने फैंग को फॉलिंग स्टार गोल्ड कार्ड दिया था। जिसके लास्ट सीन में फैंग ने ट्रेजर चेंबर हाउस से कुछ कल्टीवेशन रिसोर्स बाई कर रेंसी के पास आ गया था। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रेंसी को देखते हैं, जो उस ग्रीन ड्रेस वाली लड़की जिसका नाम टिया है उसे बोलती है, तुम मुझे बोल रही थी कि ना कब मैं तुम्हें अपने फियोंसे से मिलवाऊंगी। यह है मेरा फियोंसे फैंग, और फैंग मिलो मेरे एक लौती दोस्त, वह भी इस पूरे लनहाउ सिटी की टिया से। जो सब बोलते हुए रेंसी फैंग से बहुत क्लोज आ रही थी, इसलिए टिया पूछती है, क्या सच में रेंसी तुम इससे शादी करोगी? जिस पर रेंसी बोलती है, हाँ मैं और फैंग तो बचपन के दोस्त हैं, लेकिन हमें एक दूसरे को देखे हुए बहुत समय हो गया था, इसलिए मैं शुरुआत में इस मैरिज के खिलाफ थी। पर जब मैंने फैंग से बात करना शुरू किया तब मुझे पता चला कि फैंग कितना काइंड हार्टेड है, जो उसे हैंडसम होने के साथ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा बनाता है। जिन सब से मुझे जब मैं फैंग के साथ रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो मैं एक अलग ही लड़के के साथ हूँ। जिन्हीं सब कारण से मैं फैंग से प्यार करने लगी। तो फैंग रेंसी को यह सब बातें बोलता देख उसे अब समझ में आता है कि आखिर रेंसी ने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया था और वो इतना उसके साथ क्लोज क्यों हो रही है। पर तभी हम रेंसी को कुछ सोचता हुआ देखते हैं, जो यही सोच रही थी कि टिया तो किन फैमिली से बिलोंग करती है, जिसके फैमिली से मू फैमिली के अच्छे रिलेशन है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी मू फैमिली ने टिया को हमारे मैरिज को इन्वेस्टिगेट करने भेजा है, जिसे मुझे किसी भी तरह चकमा देना पड़ेगा। जिसके बाद हम फैंग को देखते हैं, जो यह सब सिचुएशन समझकर रेंसी के साथ कोऑपरेट करते हुए बोलता है, हाँ रेंसी ने अभी जो सब बोला है वो सब सही है, और अब आगे की बात हमें खाने के टेबल पर बैठकर करनी चाहिए। जो सब बातें फैंग जैसे कुछ समय पहले रेंसी फैंग से क्लोज होकर बोल रही थी, अब वह भी उसके साथ क्लोज होकर बोल रहा था। जिसको ऐसा करता देख रेंसी गुस्से में फैंग को परेशान करने लगती है। पर तभी हम टिया को देखते हैं, जो सभी को बोलती है कि हम लोग अब आगे की बात खाने के टेबल पर बैठ के ही करेंगे। जिसके बाद हम फैंग, टिया और रेंसी को खाने के टेबल पर देखते हैं, जहाँ टिया रेंसी से सवाल करती है कि आखिर तुम्हारी ये मैरिज कब फिक्स हुआ, इसके बारे में तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है, तो क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बताओगी? जिस पर रेंसी बताती है कि फैंग के ग्रैंडफादर एक महान एल्केमिस्ट थे, जिन्होंने मेरी फादर की कई बार जान बचाई थी, इसलिए मेरे फादर ने उनके इस हेल्प के बदले में मेरी मैरिज फैंग के साथ बचपन में ही तय कर दी थी। पर टिया, क्या तुम्हारी ग्रैंडपा किन की तबीयत अब ठीक है? जिसे सुन टिया उसे बताती है कि मेरे ग्रैंडफादर की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पता नहीं वह किस टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा इंटरनल इंजरी हो गई है। जिनकी तबीयत सुधारने के लिए मेरे ग्रैंडपा ने इस लनहाउ सिटी के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स को बुलाया था, लेकिन उन डॉक्टर्स ने उनको चेकअप करने के बाद अपने हाथ खड़े कर दिए। फिर उन्होंने प्रेसिडेंट एडी को बुलाया, जिनसे हमें काफी उम्मीद थी क्योंकि वह एक 3 स्टार एल्केमिस्ट थे, पर उन्होंने भी मेरे ग्रैंडपा को चेक करने के बाद बोल दिया कि इनकी रिकवरी इतनी भी आसान नहीं है। अगर आपको इनको रिकवर करना है तो आपको स्पिरिचुअल रिकवरी पिल चाहिए होगा, जो अभी मेरे पास फिलहाल नहीं है। जो बात जानकर फैंग, जो उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, वह टिया को बोलता है कि मैं इस मैटर में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मेरे पास वह स्पिरिचुअल रिकवरी पिल है, लेकिन इसकी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसकी कीमत है 3 लाख गोल्ड कॉइन। जिसके आगे फैंग कुछ बोल पाता उससे पहले ही रेंसी काफी गुस्सा होकर फैंग का कान मोड़ने लगती है। बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे दोस्त से पैसे मांगो, वह भी स्पिरिचुअल रिकवरी पिल के बदले में, यह कहाँ का इंसाफ है? अगर तुम्हें यह पिल उसे देना ही है तो तुम उसे यह फ्री में दे सकते हो। पर फैंग बोलता है, ना मैं इस पिल को इतनी आसानी से किसी को फ्री में देने वाला नहीं हूँ। तुम्हें क्या पता इसके लिए मैंने कितनी मेहनत की है, इसके लिए मैंने कितने अपने एफर्ट्स डालकर कितने पैसे अपने इन्वेस्ट किए हैं, तब मेरे पास ये पिल आई है, और तुम बोल रही हो कि मैं इसे फ्री में दे दूं। यह पिल केवल ऑन सेल है, ना कि फ्री में। लेकिन टिया तो फैंग के इस पिल के बात पर काफी खुश हो गई थी, क्योंकि इसकी बदौलत वह अपने ग्रैंडपा की लाइफ बचा सकती थी। तो वह फैंग को बोलती है, क्या तुम्हारे पास सच में वह पिल है? अगर है तो तुम मुझे वो दिखाओ, मैं खुद तुम्हें 3 लाख गोल्ड कॉइन देने के लिए तैयार हूँ। जिसे सुन फैंग अपने पास से रखा हुआ एक स्पिरिचुअल रिकवरी पिल उसे शो करता है। जिस पिल को देखने के बाद टिया बोलती है, हाँ यही तो वह पिल है जिसके बारे में प्रेसिडेंट एडी मुझे बता रहे थे। वाकई में फैंग, तुम तो एक काफी ग्रेट एल्केमिस्ट हो, लेकिन क्या यह पिल मेरे ग्रैंडपा की इलनेस को दूर कर पाएगा? क्या इसमें इतनी एबिलिटी है? जिसकी बातों का फैंग यह जवाब देता है कि अगर तुम्हें मेरे पिल की एबिलिटी पर विश्वास नहीं है तो पहले तुम यह पिल अपने घर ले जाकर अपने ग्रैंडपा को दो। जिस पिल को कंज्यूम करने के बाद अगर तुम्हारी ग्रैंडपा की हालत ठीक नहीं हुई तो मैं तुमसे वो 3 लाख गोल्ड कॉइन नहीं लूंगा, और अगर उनकी हालत ठीक हुई तो तुम्हें खुद मेरे पास आकर वो 3 लाख गोल्ड कॉइन देने पड़ेंगे। जिस डील से टिया को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वह इसे एक्सेप्ट कर लेती है।
पर वो साथ में फैंग के मजे लेते हुए बोलती है, फैंग अगर मैं इस डील को भूल गई और मैंने अपने ग्रैंडपा को वो पिल भी खिला दी और वो ठीक भी हो गए और मैंने तुम्हें इसके बदले में वो 3 लाख गोल्ड कॉइन नहीं दिया, तब मेरा तुम क्या करोगे? जिसे सुन फैंग उसे बोलता है कि ये दुनिया इतनी भी बड़ी नहीं है कि जो तुम मुझसे छुप कर कहीं भाग जाओ, और जो बंदा मेरे पैसों को हड़पने की कोशिश करता है उसे तो मैं जान से ही मार देता हूँ, पर तुम मेरे दोस्त की फ्रेंड हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता, आगे तुम खुद समझ जाओ। जो बात कम धमकी ज्यादा सुनने के बाद टिया फैंग को बोलती है कि मैं तुम बस मजाक कर रही थी, मेरे बातों को तुम सीरियस मत लेना, और रही बात तुम्हारी डील की तो मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ, तो लाओ मुझे तुम वो पिल दे दो। जिसके बोलते ही ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमें अब दिखाया जाता है कि तीनों लोगों ने अपना खाना खा लिया है। पर जब रैंसी पे करने के लिए अपने पैसों को चेक करती है तो उसने तो अपना पर्स लाया ही नहीं रहता, इसलिए वो तुरंत फैंग से चिपकते हुए बोलती है कि फैंग आज के लिए तुम पे कर दो, कल मैं पे कर दूंगी। जिस पर फैंग उसे बताता है कि मेरे पास जितने भी पैसे थे वह सब मैंने कल्टीवेशन रिसोर्स बाई करने में खर्च कर दिए हैं, इसलिए मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। पर तुम्हारे पैसे कहाँ गए? तुम्हारे पास तो बहुत पैसा था ना। जिसे सुन रैंसी फैंग को बताती है कि मेरी ये काफी गंदी आदत है कि जब भी मैं अपने घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं अपने साथ पैसे नहीं कैरी करती, और अगर मुझे पैसों की जरूरत भी पड़ती है तो वह मैं स्पाइडर से मांग लेती हूँ। जो स्पाइडर उसी मास्टर असैसिन गर्ल का नाम है जो हमेशा रैंसी के साथ उसे गार्ड करती है। पर अभी जिस जगह पर रैंसी आई थी उसने वहाँ पर आने से स्पाइडर को साफ मना किया था, जिसकी वजह से उसको पे करने के लिए कुछ पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से अब वह दोनों काफी पैनिक होने लगते हैं क्योंकि अब वह बिल तो भरने से रहे, इसलिए सारा बिल टिया को ही भरना पड़ेगा, जिससे उनकी काफी बेइज्जती होने वाली थी। पर तभी टिया खुद फैंग के पास आकर उसे बोलती है कि तुम्हें पैसे पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आज की ये पार्टी मेरे तरफ से। जो बोलकर टिया काउंटर पर पैसे पे करके फैंग के दिए हुए वो स्पिरिचुअल रिकवरी पिल को लेकर फटाफट अपने घर की ओर चल देती है। जिसके यहाँ से जाती रैंसी जो फैंग के बहुत क्लोज थी अब वो अचानक से उससे दूर हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतने क्लोज आने की। जिस पर फैंग उसे बोलता है, अच्छा तुम क्या चाहती हो कि सांप भी मर जाओ लाठी भी ना टूटे? यहाँ पर तुमने मुझे खुद बुलाया था और तुम ही अब बोल रही हो कि तुम मेरे साथ इतना क्लोज क्यों हो रहे थे? जिसके बातों का जवाब तो रैंसी देने से रही, इसलिए वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम रैंसी फैंग और स्पाइडर को फैंग के घर की ओर जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पहुंचकर फैंग उन्हें बोलता है कि अगर आपको गंदगी से कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप लोग मेरे घर के अंदर आ सकते हो, बस यहाँ पर थोड़ी बहुत ही गंदगी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ तो टिया मन ही मन काफी खुश होती है क्योंकि आज जो उसने किया था उसकी वजह से किन और मो फैमिली उस पर कभी भी शक नहीं करेगी और वह अपना ये झूठा नाटक सबके सामने जारी रख सकती थी। जिसके साथ ही हम उन तीनों को फैंग के घर के अंदर देखते हैं, जिस जगह पर पहुंचकर रैंसी फैंग को बोलती है कि मैं मेमोरी स्टोन यूज करके कुछ सीन को रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। जिसके इस रिक्वेस्ट को तो फैंग मना कर नहीं सकता था, इसलिए वह एक्सेप्ट करते हुए बोलता है कि खबरदार अगर तुमने उस मोमेंट का फायदा उठाने की कोशिश की वह सब तो बस एक एक्टिंग होगा। जो बात सुनकर रैंसी फैंग को कहती है, अच्छा तुम ये बात कह रहे हो, मुझे तो बात ये खुद कहनी चाहिए। खबरदार जो मेरे उस मोमेंट का फायदा उठाने की तुमने कोशिश की, मैं बस इस मेमोरी स्टोन का यूज करके अपने फैमिली को दिखाना चाहती हूँ कि हमारे बीच में काफी अच्छा रिलेशन है, और अगर तुम्हें ये मंजूर है तो अभी मैं शावर लेने जा रही हूँ, जिसके बाद मैं अपने कपड़े बदल कर यहाँ आऊंगी, तब तक तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करो। जो बोलकर रैंसी वहाँ से शावर लेने चली जाती है। जिसके बाद जब फैंग वहाँ पर थोड़ी देर बैठकर इंतजार करता है तब उसके बाद वहाँ पर हम रैंसी को आता हुआ देखते हैं, जो अभी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, जिसको इन नए कपड़ों में देखकर फैंग तो अपनी आंखें उससे नहीं हटा पा रहा था। जिसे देख रैंसी फैंग को बोलती है कि तुम अपने आंखों को नीचे करो, तुम कहाँ देख रहे हो, और अब तुम्हारी बारी, जाओ शावर लेकर अपने कपड़े मेरे जैसे बदल कर आओ। जिसके जाने के बाद रैंसी स्पाइडर को बोलती है कि अगर ये लड़का कुछ भी गलत हरकत करने की कोशिश करेगा तो तुम इसके हाथ पैर तोड़ देना। जो वह बोली थी कि इतने में फैंग वहाँ पर शावर लेकर अपने कपड़े बदल कर आ चुका था। जिसको इस कपड़े में देख रैंसी जैसे फैंग उसे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था, वो सेम हालत रैंसी की भी थी, जो अब फैंग को देखकर ब्लश करने लगती है। जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।